ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है यारों। छत में चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है यारों, हटाना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपका दोस्त शुभम दुबे आपके अपने अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कूलर भी चलाएंगे, आज हम बाल्टी में पानी भी भरने वाले हैं। एक्चुअल में नहीं करना है लेकिन करना ज़रूर है क्योंकि हम सभी ने किया है और वो हमारे आज बहुत काम में आने वाला है। तो आज के हमारे इस टॉपिक में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है घर में गालियां खा करके जो हम कूलर में पानी भरते हैं उसको याद करना, ठीक है। मैं भी भरता हूं, आप भी भरते होंगे, नहीं भरते होंगे तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जरूर पानी भर के देखना एक बार, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाना मतलब वहां नहीं, छत में जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। और नीचे की सीढ़ी कौन है? आपकी असफलता। तो असफलता को हटाइए और सफलता की सीढ़ियों पे चढ़िए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली, अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ देता हूं, क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको तोड़ देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टॉपिक यहां पे हमने लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तोड़ देता हूं थोड़ा सा, तो तोड़ करके मुझे एक चीज मिलता है इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और फ्लक्स का मतलब होती है बेसिकली क्वांटिटी। तो अगर देखा जाए दोनों को अलग करके तो इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज और फ्लक्स का मतलब हो गया क्वांटिटी। अगर मैं इन दोनों को ऐडअप करूं, दोनों को ऐडअप करने पर मुझे एक आंसर मिलता है और वो आंसर होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। मतलब इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम चार्ज के अमाउंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के अमाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे बात करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा पानी भरवाने वाला हूं भाई, है ना, थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे इस चीज को। अब ध्यान से देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं। वो बढ़िया एग्जाम्पल देखिएगा, समझिएगा। ये आपके घर की विंडो है, ये आपके घर की विंडो, ठीक है, और ये एक आपने इस पे स्लाइडर लगा के रखा हुआ है। एक स्लाइडर है यहाँ पे, आप सभी जानते हैं घर में आजकल ऐसी ही खिड़कियाँ बनती है, विंडो बनती है आजकल स्लाइडर वाली, जिसमें एक हिस्सा ये होता है और दूसरा हिस्सा ये होता है। हम लोग एक हिस्से को खिसकाते हैं तो एक एरिया ओपन हो जाता है, दूसरा एरिया बंद रहता है। आजकल ऐसे ही वाली खिड़कियाँ बन रही हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये आपका रूम है, बेसिकली ये क्या है? आपका रूम, ये आपका रूम है, ठीक है, जहां पबजी खेलते हैं बैठ करके, पढ़ाई तो करते ही नहीं है, ठीक है। चलिए, ये बाहर का हिस्सा है, ये रूम का हिस्सा हो गया, ये इसमें खिड़की लगी हुई है, ठीक है। यहां से एयर लगातार फ्लो कर रही है, लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। ये कौन है? एयर। ठंडी ठंडी हवा चल रही बढ़िया से, खिड़की पे खड़े हो गए हम लोग गाना गाते हुए, और कोई सामने छत पे अगर कोई दिख गया फिर तो जाने ही दो, फिर तो विंडो से हटना ही नहीं लड़कों को, है ना। यही तो करते हैं सभी की सभी आप लोग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एयर जैसे ही इस विंडो के पास आता है, अगर पूरा का पूरा विंडो बंद है, जैसे कि आपको देखकर किसी लड़की ने अपना विंडो बंद कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे वो विंडो बंद है। तो यहाँ पर विंडो बंद है तो हवा यहाँ पे आती है और आकर के रुक जाती है, हवा अंदर नहीं आ पाती है क्योंकि वहां पर ओपन एरिया जीरो है, वहां पर ओपन एरिया नहीं है। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा एरिया हमने ओपन किया, थोड़ा सा एरिया हम ओपन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एरिया ओपन करने पर केवल उतने ही एरिया से हवा अंदर आएगी और हमारे रूम में धीरे धीरे वो हवा भरती जाएगी, एयर भरती जाएगी। मैंने खिड़की थोड़ा और खोल दिया, खिड़की और खोल दिया तो हवा और आने लगी। मैंने खिड़की और ओपन कर दिया तो हवा और आने लगी। इसको कूलर के माध्यम से समझिए। आप लोग विंडो कूलर लगाते हैं अपनी खिड़कियों पर, तो अगर आपको हवा कम चाहिए होती है कूलर से तो आप उस स्लाइडर वाली खिड़की को थोड़ा आगे बढ़ाकर एरिया कम कर देते हैं, तो केवल उतने एरिया से हवा आती है।
ठीक है। एरिया ज्यादा अगर चाहिए आपको तो आप स्लाइडर को बड़ा कर देते हैं, एरिया बड़ा हो जाता है। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आई कि एरिया का जो अमाउंट है, या एरिया बोला मैंने, सॉरी, एयर, अमाउंट ऑफ एयर डिपेंड किस पे किया? वो डिपेंड किया एरिया ऑफ विंडो पे। किस पे डिपेंड किया? एरिया ऑफ विंडो पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? अरे भैया, हमारे कूलर में रेगुलेटर लगा रहता है ना, जैसे हमारे पंखे में रेगुलेटर लगा रहता है। अगर हवा कम चाहिए तो रेगुलेटर को हम कम कर देते हैं, अगर हवा ज्यादा चाहिए तो रेगुलेटर को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब हवा की स्पीड पर भी डिपेंड कौन करता है? एयर का अमाउंट डिपेंड करता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंड जो चीज है, वो सेकेंड चीज कौन है? मैं भी बात कर रहा हूं अमाउंट ऑफ एयर के बारे में। तो पहले तो डिपेंड किया एयर विंडो के एरिया पर। दूसरा, अगर हवा बहुत स्पीड से चल रही है तो वो छोटा विंडो होगा, एरिया भी अगर कम होगा तो उससे जल्दी जल्दी हवा अंदर जाएगी और हमारे रूम में आ जाएगी। अगर हवा की स्पीड कम है, एयर की स्पीड कम है, तो एयर की स्पीड कम होने से हवा धीरे धीरे आएगी और वो उतना ही क्या लेगी? टाइम लेगी। तो यहां पर अमाउंट ऑफ एयर डिपेंड किस पे किया? स्पीड ऑफ एयर पर। इस स्पीड वर्ड के लिए हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ एयर। तो आपको एक एग्जांपल मैंने समझाया एयर का और विंडो का। अब दूसरा एग्जांपल देखिए कूलर का, ठीक है, जो हम लोग डेली करते हैं। और वो भी कैसे करते हैं? गाली खा खा कर करते हैं पापा से, ठीक है। अब मैंने भी खाई है भाई, ऐसा नहीं, मैंने भी खाया है। अब यहाँ देखिए, ये आपका मैंने बना दिया कूलर। डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बन सकता है, उसको नेग्लिजिबल मानिएगा फिजिक्स में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हमने बना दिया कूलर। ये आपका कूलर बन गया, कूलर बन के तैयार है, चलने को तैयार है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आप सभी को मालूम है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? खस बोलते हैं भाई। जहाँ पर घास की छोटी छोटी, या आप बोल सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर आप लगा के रखते हैं यहाँ पे, हम बेसिकली खसी बोलते हैं हिंदी में उसे। यहाँ पर इस तरह से ये ऐसा होता है, ऐसा फोम लगा रहता है, कुछ भी लगा रहता है, और ये सरफेस तो ढका हुआ रहता है, ये बंद रहता है ऊपर से पूरा टीने से। 3 सरफेस में खस लगा होता है। और एयर यहां से आती है, ये एयर है, ये क्या है? एयर, सामने की तरफ। अब यहां पर हमको इस कूलर में पानी भरना है। सबसे टफ काम हमारी जिंदगी का, कूलर में पानी भरना। समझ में आया? सबसे टफ काम है हमारा। तो यहां से कूलर में पानी भरने के लिए बिना मन के हम जाते हैं और यहां पर एक पाइप लगाते हैं। और यहां पर कौन खड़ा है? यहां खड़ी है बोल देते हैं, कभी कभार लड़कियों से भी काम करवाना होगा। ब्यूटी खड़ी है। कौन खड़ी है? ब्यूटी खड़ी है। ब्यूटी बढ़िया से मेकअप वेकअप करके तैयार है, बढ़िया बाहर निकली तो भैया थोड़ा मेकअप भी कर लेती हूँ, भले कूलर में पानी क्यों ना डालना हो, काम तो काम होता है, सेल्फी तो लेना ही होगा कि आज मैंने काम किया, ठीक है। तो ब्यूटी यहां पर पाइप लेके खड़ी हुई है, पाइपलाइन, पाइप से पानी जा रहा है। क्या जा रहा है? पाइप से पानी। अब पाइप से जो पानी जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये डेली आप लोग कर रहे होंगे और नहीं किया है तो बिल्कुल कूलर में पानी भर के देखना, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा आईने की तरह। अब यहां देखिए, आपने पाइप को, सपोज कीजिए ये सरफेस है, ये कूलर का पीछे का सरफेस है, 3 सरफेस है उसके, इधर, इधर और इस तरफ, ऐसे 3 जगह लगे हुए हैं सारे के सारे खस। इस हिस्से पर अगर मुझे पानी डालना है कूलर के अंदर, तो इस फेस पर मुझे ऐसे पाइप को मारना पड़ेगा। कैसे मारना पड़ेगा? ऐसे पाइप को मुझे मारना पड़ेगा, तब पानी यहां पर स्ट्राइक करेगा और अंदर में जो कंटेनर है, अंदर में जो जगह है उस कूलर में, वहां पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो यहां पर मैंने फेस को इस तरफ रखा और यहां पानी आकर स्टोर हो गया। पानी क्या हो गया? यहां आकर स्टोर होना चालू हो गया और पानी आकर यहां पर क्या हो गया? स्टोर हो गया। क्या हो गया? स्टोर। अब मान के चलिए आपके टंकी में है पानी कम
और आपको जल्दी जल्दी भरना है, क्योंकि आपके दोस्त आपका व्हाट्सएप में इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई और भी हो सकती है, मैं दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी पानी भरना है, और ऐसा हो गया, ऐसा माहौल बन गया कि पानी हो गया टंकी में कम। पानी टंकी में कम होने से इस पानी की, इस वाटर का जो इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब कि जो स्पीड है, वो क्या हो गया, कम। अब जो जल्दी जल्दी भरना था वो धीरे धीरे भर रहा है। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में ये आया कि अगर पानी की स्पीड ज्यादा होती तो जल्दी जल्दी ये पानी यहां भर जाता। पानी की स्पीड कम थी तो पानी धीरे धीरे भर रहा था। दूसरा चीज, इस एरिया को ध्यान से देखिए, ये कूलर का एक एरिया है। क्या है कूलर का एक एरिया? जैसे कि यहां पर एक बकेट मैं ले लूं, ये एक बकेट है, और इस बकेट में केवल और केवल इतना हिस्सा खुला हुआ है, या हम उसे उसका एरिया कहते हैं। ये उसका एरिया है, ओपन एरिया। अब अगर इस ओपन एरिया में मैं यहां से पानी गिराऊं तो वाटर इस तरह से स्प्रेड होकर के ऐसे आएगा और ऐसे भी जाएगा, इस तरह से। इसका मतलब केवल और केवल इतना अमाउंट ऑफ वाटर इस बकेट के अंदर, इस जार के अंदर स्टोर होता है, बाकी इतना जो वाटर है वो वेस्ट हो जाता है। इतना वाटर क्या हो जाता है? वेस्ट। क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब यहां पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर, वो अमाउंट ऑफ वाटर किस पे डिपेंड कर रहा है? ओपन एरिया पर। अगर मैं ये एरिया यहां तक बड़ा कर देता तो भाई पूरा पूरा पानी अंदर आ जाता ना। इसका मतलब अमाउंट भी कैसा होता? ज्यादा। क्वांटिटी भी कैसी होती? ज्यादा। इसका मतलब यहां पर क्वांटिटी ऑफ वाटर उस ओपन एरिया पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ओपन एरिया पर। और साथ ही साथ डिपेंड किस पे कर रहा है? इसकी इंटेंसिटी पर, कि कितना ज्यादा स्पीड से ये चल रहा है, कितना ज्यादा स्पीड से ये चल रहा है। सेम चीज, ये चीज समझने के बाद आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि सर केवल दो चीज पे फोकस कर रहे हैं। एक चीज फोकस कर रहे हैं किस पर? ब्यूटी के कूलर में पानी भरने पर। ब्यूटी पे फोकस नहीं करना है, पानी भरने पे फोकस करना है, ठीक है। तो एक कूलर में पानी भरने पर फोकस हो रहा है और दूसरा उसके एरिया पे फोकस हो रहा है। इसका मतलब हमको एक चीज समझ में आ गया कि हमारा जो मेन फोकस होगा वो दो क्वांटिटी पर होगा। और वो दो क्वांटिटी कौन सी होगी? पहली इंटेंसिटी, और दूसरी कौन सी होगी? दूसरा होगा एरिया। क्या होगा? एरिया। अब इन सब चीजों को उठा करके हम ले चलते हैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर। यहां पर मेरे पास एक एरिया है, मान लीजिए मेरे पास ये एक एरिया है, एरिया ए। क्या है? एरिया ए। इस एरिया पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एरिया है और इस पर लगभग 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर इस ई का हम यहां पर ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, 5 न्यूटन पर कूलम आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 न्यूटन पर कूलम। और ये उसका एरिया है। क्या है? एरिया। अब यहां देखिए, मैं सेम यहां पर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेता हूं और एरिया को कर देता हूं छोटा। ये है एरिया 2 और ये है एरिया 1। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी हो गई? 5 हुई कि 3 हुई? तो आप आंसर कर सकते हैं सर एरिया के साथ लिंक केवल 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहां पर एरिया के साथ लिंक 5 थे। तो लिख सकते हैं हम लोग लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज 5 न्यूटन पर कूलम। तो 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक थी उस एरिया से। यहां पर क्या बोल सकते हैं? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विथ एरिया, लिंक विथ एरिया। अब यहां पर आप एक चीज बताइए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लिंक होना किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लिंक कर पाएगा। दूसरी चीज, ये तो पहली चीज की हमने बात कर ली। अब इसी में दूसरा पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट इसी का ही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं, इस तरह से 5 ले लेते हैं, ऐसे। अब एरिया सेम रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये एरिया और ये एरिया मैंने सेम रखा, एरिया 1 और यहां पर एरिया 3। ये एरिया 1 था, ये एरिया 2 है और ये है एरिया नंबर 3। आप देख रहे हैं यहां पर एरिया 1 और एरिया 3 आपस में इक्वल हैं। उसके बावजूद भी उस एरिया से लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी मिली? 2 मिली। 2 फील्ड लाइंस लिंक्ड विथ सरफेस। तो यहां पर अंतर किसका आ रहा है? तो यहां ध्यान से देखिए, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है। तो ये क्लोज होना क्या कहलाता है? इंटेंसिटी। क्या कहलाता है? इंटेंसिटी। तो यहां पर आपका जो अमाउंट है या आपकी जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है 2 चीजों पर, एक तो एरिया पर और दूसरा क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां देखिएगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पर डिपेंड किया? 2 चीजों पर। पहला चीज क्या है? क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, या अगर शॉर्ट में इसे बोले तो हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में आ जाता है एरिया। ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, एरिया पे आ जाओ। तो यहां पर जो अमाउंट है या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो डिपेंड किस पे कर रही हैं? 2 चीजों पर, कि कितने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका अमाउंट होगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, बड़ा प्यारा एग्जांपल देने जा रहा हूं आप सभी को मैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपको अब सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। यहां पे एक शावर लगा हुआ है, शावर है ये, ठीक है। एक सुंदर लड़का, एक सुंदर बालक नीचे खड़ा हुआ है। इतना सुंदर है कि पिछले कई हफ्तों से नहाया नहीं है। अपने आप को एज्यूम नहीं करना है वीडियो देखते समय, ठीक है। मैं इसकी बात करता हूं। ये क्या है? एक सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, शावर लगा हुआ है। शावर से पानी जैसे ही निकलता है कुछ इस तरह से निकलता है, पास रहती हैं वाटर की जो करंट है, और कुछ इस तरह से वाटर की करंट उस सुंदर लड़के तक पहुंचते हो जाती है। देखिए ध्यान से, यहां पर उन वाटर की करंट को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 वाटर करंट्स यहां पर आपको नजर में आ रही हैं। लेकिन जैसे ही वो उस सुंदर लड़के तक पहुंचती है, 3 वाटर करंट्स वहां तक रह जाती हैं। किस पर रह जाती हैं? 3 वाटर करंट्स। तो यहां पर आप देखिए इंटेंसिटी ज्यादा है और सेम एरिया में यहां ले लेता हूं, इंटेंसिटी कम है। तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ वाटर
इज लेस, और यहां बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर। तो ये मतलब होता है इंटेंसिटी का, ये मतलब होता है इंटेंसिटी का, क्लोजनेस का। ज्यादा पास पास रहेंगे सारे तो ज्यादा इंटेंस होगा। क्या होगा? ज्यादा इंटेंस, ताकत उसकी ज्यादा होगी। ताकत क्या होगी उसकी? ज्यादा होगी। अभी देखिए ये फिंगर्स इंटेंस है, खोल दिया, लेस इंटेंस हो गए। तो यहां पर इंटेंसिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, कितने पास पास हैं वो। तो यहां पर आपको एक चीज मालूम चल गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या आखिर में। तो आपको मालूम चल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होगा फाई। क्या सिंबल होगा? फाई उसका सिंबल होगा। तो फाई ई इज इक्वल्स टू, डिपेंड करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी पर, और सेकंड डिपेंड करेगा वो एरिया पर। किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पर। तो यहां पर ये क्वांटिटी हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विथ अ सरफेस। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद डेफिनेशन नहीं बना पाए तो कुछ नहीं करना है, देखना है यहाँ पे वापस से मैं लिखने वाला हूं। तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस linked with a surface. It is the quantity of electric field lines linked with a surface. ये वर्ड याद रखना, बहुत बार यूज करने वाले। linked, 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 लिंक अप, ब्रेकअप, लिंक अप, ब्रेकअप, ठीक है, ये तो बहुत यूज करते होगे आप लोग। तो लिंक्ड, ठीक है, तो लिंक्ड वाला हम बहुत यूज करने वाले हैं। अब यहां पर एक चीज समझ में आती है मुझे कि सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि आपने बोला कूलर में पानी भरना है, ठीक है सर पानी भरेंगे। मैंने सरफेस को ऐसे रखा था और पानी इंटेंस था, वाटर की स्पीड भी बढ़िया थी। मैंने सरफेस को ऐसे कर दिया, ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये सरफेस था पहले और ये वाटर था। वाटर जा रहा है, इसके अंदर स्टोर होते जा रहा है। अब मैंने जैसे ही सरफेस को ऐसे घुमा दिया, ध्यान से देखिए, ये मैं सरफेस को घुमा रहा हूं। अब जब पानी में डालता हूं इस सरफेस पर तो कोई भी पानी स्टोर नहीं होता है, कोई भी पानी स्टोर नहीं होता है। इसको जरा ध्यान से इस एग्जांपल से समझिए। यहां पर जब मैंने इस ग्लास को, देखिए ग्लास दिख रहा है, इस ग्लास के फेस को ऐसे रखता हूं और वाटर को ऐसे इस पर इंसिडेंट करवाता हूं तो यहां पर वाटर इसके अंदर जाता है और स्टोर हो जाता है। लेकिन जैसे ही इस फेस को मैं टिल्ट कराता हूं इस तरह से, और अब अगर पानी डालता हूं तो पानी इसके अंदर नहीं जाता है, एज यूजुअल है, नहीं जाएगा भाई, बंद है ना हर तरफ से, खाली ये ओपन एरिया है। तो इस ओपन एरिया को अगर मैंने घुमा दिया तो क्या हुआ? अमाउंट ऑफ वाटर जीरो हो गया, कोई भी पानी स्टोर नहीं होता है। तो क्या अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या कोई कमी रह गई है? तो आंसर है यस, कमी रह गई है। और वो कमी किसकी है? वो कमी है एंगल की। काहे की कमी है? एंगल की वो कमी है। फिलहाल इसको आप फटाक से लिख लीजिए, क्लास चालू करते हैं फिर से केवल 1 मिनट में, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं वापस से टॉपिक को हमारा अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर अब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी और एरिया के अलावा भी कोई एक बंदा है जिस पर डिपेंड करेगा क्वांटिटी। कौन डिपेंड करेगा? क्वांटिटी। तो ध्यान से देखिए वो डिपेंड किस पे करेगा। यहां पर इन चीज को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको छाते का मजा देना चाहूंगा, ठीक है। बहुतों के सपने होते हैं कि यार अपनी वाली को बरसात में घुमाने ले चले छाता के साथ में, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा हैवी छाता है, पुराना भी हो गया है, ध्यान से देखिए। अरे तो बंद हो रहा है, अब ठीक है।
तो यहां देखिए कैसा लग रहा हूं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत, बाद में बताना कमेंट करके, ठीक है, कमेंट बताना। अब यहां देखो, इस छाते की सरफेस को देखिए, ये इस छाते का क्या है, सरफेस है, क्या है छाते का, सरफेस। इस छाते के सरफेस को कंट्रोल करने वाला कौन है, तो इस छाते के सरफेस को कंट्रोल करने वाला कौन है, तो इस छाते को सरफेस कंट्रोल करने वाला है ये एक्सिस, जिस एक्सिस को मैंने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। अगर मैं बारिश इधर से हो रही है तो इस छाते को मैं इधर कर दूंगा, अगर बारिश इधर से हो रही है तो छाते को मैं इधर कर दूंगा, अगर बारिश इधर हो रही है तो छाते को इधर कर दूंगा। इसका मतलब छाते का ये जो सरफेस दिख रहा है, द सरफेस ऑफ द अम्ब्रेला इज टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर एक्सिस, दैट पर्टिकुलर एक्सिस। From that particular axis I can control the whole surface. I cannot do this thing like मैं इस सरफेस को ऐसे पकड़ करके नहीं ले जाने वाला हूं कि पानी यहां आया तो सरफेस को पकड़ा, भैया ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया। तो यहां पर इस छाते के सरफेस को कंट्रोल करने के लिए मैं केवल इस एक्सिस का यूज करता हूं, ना कि सरफेस को पकड़ता हूं। अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसे रख सकता हूं, ऐसे रख सकता हूं या ऐसे रख सकता हूं। इसका मतलब इस छाते के सरफेस को कंट्रोल करने वाला कौन है, ये एक्सिस। कौन है, ये एक्सिस जो इस सरफेस पर है। अब इस सरफेस को देखिए, ये जो एक्सिस नजर में आ रही है, ये एक्सिस इस सरफेस पर, इस पूरे सरफेस पर कैसा है, नॉर्मल। कैसा है, नॉर्मल। और नॉर्मल ये कैसा है, बाहर की तरफ। नॉर्मल कैसा है, बाहर की तरफ। तो इस सरफेस को कंट्रोल करने वाला ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को फिजिक्स में हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो चीजों को थोड़ा और समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में लिए चलता हूं एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट में। क्या होता है एरिया वेक्टर, समझिएगा। आप जानते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर क्यूबॉइड है इस तरह से, तो इस क्यूबॉइड का अगर एरिया निकालना है तो मैं कैसे करता हूं, लेंथ into breadth is equals to area। या इसको एक और तरीके से समझिए, I कैप क्रॉस J कैप is equals to K कैप। I क्रॉस J is equals to K। ये क्या है आपका, K है। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ गिव्स एरिया। ये क्या है, एरिया। ध्यान से देखिएगा, लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, दिस इज area. So length into width gives us area. So we know that area is a vector quantity. हमें मालूम है कि area एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ जो होता है वो हमें क्या देता है, एरिया वेक्टर। क्या देता है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर बेसिक एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हर सरफेस पर नॉर्मल होती है। कैसा होता है, हर सरफेस पर नॉर्मल। जैसे मैंने एक सरफेस बनाया इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ये एक सरफेस है, स्क्वायर मान लीजिए। अगर मैं एक सरफेस की बात करता हूं, केवल इस सरफेस की, तो इस सरफेस को कंट्रोल करने वाला एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा। ऊपर के सरफेस की बात करता हूं तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। नीचे वाले सरफेस की बात करता हूं तो उसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। इस सरफेस की बात करता हूं तो उसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। इसका मतलब एरिया वेक्टर सरफेस पर नॉर्मल होता है, पॉइंटिंग आउटवर्ड। पॉइंटिंग आउटवर्ड समझिएगा। आई क्रॉस के, सॉरी, आई क्रॉस जे क्या मिलता है आपको, के मिलता है। आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के। फिर से देखते हैं, I cross j is equals to k. That means the area vector is always pointing outwards and normal to the surface. तो एरिया वेक्टर के बारे में आपको समझ में आ गया। मैंने आपको अम्ब्रेला समझाया कि सरफेस पर वो एरिया वेक्टर कैसा था, बाहर की तरफ। और एरिया वेक्टर कौन है, जो उस सरफेस की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। तो एरिया वेक्टर
के बारे में जानने के बाद आप आंसर कर सकते हैं कि एरिया वेक्टर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सरफेस। तो एरिया वेक्टर क्या हुआ? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। तो ये एक हर सरफेस में पाया जाता है। कोई भी सरफेस में ले लो, एरिया वेक्टर हमेशा कहां रहेगा? उस सरफेस पर नॉर्मल रहेगा। और कहां रहेगा? बाहर की तरफ। कहां रहेगा? बाहर की तरफ। जैसे यहां पर एक एग्जांपल और देते हैं। ये एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए एक सिलेंडर है, यहां से मैंने इसे बंद कर दिया है, ये एक सिलेंडर बन गया। इस सिलेंडर पे ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा, इस सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। ये सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरह से। इस कर्व्ड सरफेस को देखिए, गिर गया रे, तो नाराज हो गया लग रहा है। इस कर्व्ड सरफेस को ध्यान से देखिए। इस कर्व्ड सरफेस पर एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसे 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 ऐसे, हमेशा कैसा रहेगा? नॉर्मल पॉइंटिंग आउटवर्ड। इस सरफेस को देखिए, इस सरफेस को, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा। यहां पर कैसा हुआ? ऐसा। यहां पर कैसा हुआ? ऐसा। तो ये एरिया वेक्टर की क्वालिटी है, एरिया वेक्टर की ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। अब एरिया वेक्टर समझने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे वापस आते हैं। यहां पर ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अब मैं सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट करा देता हूं। तो सरफेस को मैंने थोड़ा सा टिल्ट करा दिया, मान लीजिए टिल्ट ऐसे मैंने कराया। ये है एरिया। कौन है? एरिया। तो अगर ये एरिया है, ये एरिया है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कहां होगा? ये उसका एरिया वेक्टर है, देख रहे हैं सभी आप। ये क्या है? उसका एरिया वेक्टर। पहले सरफेस ऐसे था, ये एरिया वेक्टर था, डायरेक्शन सरफेस पे नॉर्मल। मैंने सरफेस को टिल्ट कराया। क्या कराया? सरफेस को टिल्ट कराया। तो सरफेस को टिल्ट कराने पर ये एरिया वेक्टर ऐसा हो गया। इसका मतलब ये रहा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। एरिया वेक्टर क्या हुआ? एरिया वेक्टर। आप यहां देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल बना थीटा। क्या बना? एक एंगल थीटा। जैसे यहां पर पहले ये एरिया वेक्टर था, ऐसे। ये क्या था? एरिया वेक्टर। तो मैं पानी जब ऐसे डाल रहा था, ये सपोज कीजिए ओपन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर है, पानी पूरा का पूरा स्टोर हो गया। मैंने इसे घुमा दिया, ये रहा एरिया वेक्टर, अब ये रहा पानी। डायरेक्शन देखिए, दोनों की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब यहां पर अगर आपको फुल फ्लैश्ड वाटर का अमाउंट चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अमाउंट चाहिए, तो यहां पर एरिया वेक्टर का बहुत रोल है, या कॉस थीटा या फिर एंगल का बहुत बड़ा रोल है। अब ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, क्योंकि हमको दो कंपोनेंट डिवाइड करना होता है, ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा। ए साइन थीटा की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा आप सभी को। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला बना, वो क्या बना? ई ए कॉस थीटा। तो यहां पर याद रखिएगा, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इसके अलावा वो डिपेंड करता है एंगल पर। और ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा, ये एंगल थीटा किसके किसके बीच? मेड बिटवीन ई एंड ए। ए क्या है यहां पर? एरिया वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस एरिया को कंट्रोल करने वाले की बात कर रहा हूं, मतलब एरिया वेक्टर। तो बेसिक जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो कौन है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। फंडामेंटल फॉर्मूला क्या बना? ई ए कॉस थीटा। अब ये समझने के बाद थोड़ा सा बात करते हैं इसके नेचर के बारे में, कि यूनिट क्या होती है,
यूनिट कैसे समझ सकते हैं इसका हम लोग, और थोड़ा सा बात करते हैं कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो यूनिट, ध्यान से देखिएगा यूनिट के बारे में। फ्लक्स इज इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। E का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली फ्लक्स का जो यूनिट आया वो यूनिट आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये क्या आया उसका यूनिट? किसका यूनिट आया? फ्लक्स का। कहाँ का यूनिट आया? फ्लक्स का। अब ये यूनिट देखने के बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो बेसिकली क्वांटिटी जो होती है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। हमारे रूम में एयर आके जमा हो गई तो हम उसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे किसके बारे में? क्वांटिटी के बारे में। सेम चीज़, हमको बकेट में वाटर जमा करना है तो हम डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम डिपेंड करेंगे केवल किस पे? अमाउंट पर। तो यहाँ पर जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। इट इज एन स्केलर क्वांटिटी बिकॉज आप देख रहे हैं कि यहां पर दोनों के बीच, दोनों वेक्टर के बीच प्रोडक्ट कौन सा है? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसका होता है? स्केलर क्वांटिटी का होता है। किसका होता है? स्केलर क्वांटिटी का हमेशा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ये चीज़ समझने के बाद, ये चीज़ दिमाग में करने के बाद हम एक चीज़ इसमें देख सकते हैं कि फ्लक्स किसे कहते हैं, फ्लक्स को किस तरह से पहचानते हैं। और अगर फ्लक्स को हमें देखना है तो फ्लक्स बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वो एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्या है वो? क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और वो डिपेंड करता है बेसिकली आपके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। और किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बेसिकली एरिया पर। कितना एरिया है, कितना क्या है? एरिया है, वो उस पर भी क्या होता है? डिपेंड करता है। तो ये चीज समझने के बाद अब आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि एक रेगुलर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको मालूम चल गई। अब अगर हम बात करें एंगल को चेंज कर करके, केसेस, ध्यान से देखिए, अब बात करते हैं केसेस के बारे में। तो पहला केस समझिएगा, यहां पर पहला केस है, ये रहा एरिया और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर ये एरिया ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? ये रहा इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, और ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दो चीजों में आप बहुत कंफ्यूज होंगे वर्डिंग्स में, ध्यान से देखिएगा मैं जो बताने वाला हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पर अभी कैसे दिख रहा है आपको? नॉर्मल दिख रहा है कि अलोंग दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर सरफेस के साथ वो कैसा दिख रहा है? नॉर्मल। तो आप फटाक से बोलेंगे सर नॉर्मल मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। लेकिन यही आप लोग मिस्टेक कमिट करेंगे। यू विल डेफिनेटली कमिट अ मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओनली। Why? Because of सरफेस के साथ एंगल थीटा नहीं होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर केस नंबर पहला क्या आया? केस नंबर पहला ये आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस। तो यार नॉर्मल वर्ड सुन करके ही एकदम खुशी से झूम मत उठना कि यार एकदम इजी है 90 डिग्री, याद रखना भूल यहीं पे होगी। नॉर्मल सरफेस के साथ है, लेकिन थीटा एंगल जो है वो सरफेस वाला नहीं है, वो एरिया वेक्टर वाला है। तो आप एरिया वेक्टर को देखो, ई का डायरेक्शन भी इधर ही है, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही है। इसका मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। इसका मतलब यहां पर थीटा कितना लेना होगा?
हमको लेना होगा 0 डिग्री, यहां पर एंगल लेना होगा। क्यों? क्योंकि हमको थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में लेना है, ना कि सरफेस पर, ना कि सरफेस पर। अब ध्यान से देखिए, फ्लक्स कितना हो जाएगा, EA cos 0, तो फ्लक्स कितना हुआ, E इंटू ए। तो याद रखिएगा फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, आपको क्वेश्चन जेईई या नीट पूछ सकता है ऑप्शन के साथ में, व्हेन इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, व्हेन इट इज अलोंग टू द सरफेस। तो याद रखिएगा वहां कंफ्यूज नहीं होना है, सरफेस पर नॉर्मल होगा तभी मैक्सिमम होता है। अरे बहुत आसान है ना यार, ये रहा कूलर का पीछे का पोर्शन, ये रहा पानी, देख लीजिए नॉर्मल है ना दोनों का दोनों, देखिए नॉर्मल, तब तो पानी अंदर जा रहा है। तो एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट को आपको वहां पर पकड़ना है। अब सेकंड देखिए, सेकंड केस, when E is along the surface। अब along बोला करके सर तुरंत 0 नहीं ले लेना है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ देखना है। कैसे? ये रहा सरफेस और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये रहा आपका सरफेस, और एरिया वेक्टर देखिए, ये रहा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के साथ अभी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा आप कितना लेंगे, 90 लेंगे, और फ्लक्स इज इक्वल्स टू EA cos 90, cos 90 की वैल्यू आप सभी को मालूम है 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से करो, आंसर क्या आने वाला है, 0। तो ये हो गया मिनिमम, क्या हो गया, मिनिमम। तो ये दोनों वर्डिंग्स को याद रखिएगा, अलोंग वाला और दूसरा नॉर्मल। याद रखिएगा सरफेस के साथ को आपको पकड़ना है, सरफेस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। एंगल हमेशा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में ही आपको लेना है। अब ये चीज समझने के बाद, ये सारा कॉन्सेप्ट जो था वो सारा कॉन्सेप्ट था एक रेगुलर सरफेस के लिए। रेगुलर मतलब कि हर तरफ से प्लेन रहेगा, हर तरफ से क्या रहेगा, प्लेन। लेकिन अगर यही चीज एक इर्रेगुलर के लिए आए तो हम कैसे उसको डील करेंगे, समझिएगा कैसे। ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका रेगुलर सरफेस के लिए। अब बात करते हैं इर्रेगुलर, किसकी बात करते हैं, इर्रेगुलर सरफेस। तो इर्रेगुलर में हम इसे कैसे डील करेंगे, इसे जरा ध्यान से देखिए। इर्रेगुलर सरफेस के लिए, फॉर इर्रेगुलर सरफेस, फॉर इर्रेगुलर सरफेस, ठीक है। देखते हैं इर्रेगुलर सरफेस और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही केस उसी में आ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक सरफेस है, मान लीजिए एक सरफेस है, यहां पर कोई एक सोर्स चार्ज हमने रखा हुआ है स्पेस में। ये क्या है, सोर्स चार्ज। ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 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 ठीक है। ले लिया हमने इसे ऐसे। ये एक सरफेस है जो कि इर्रेगुलर है। कैसा है, इर्रेगुलर। मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया एज्यूम करता हूं, यहां पर भी एज्यूम करता हूं, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। ये मान लीजिए सरफेस एरिया है DS1, DS2, ये है DS3, DS4, DS5। साथ ही साथ यहां देखिए डिस्टेंस R1, डिस्टेंस R2, R1 R2, R3,
R4 R5। आप यहां साफ साफ देख रहे होंगे कि R1 इज लेस देन R2, इज लेस देन R3, इज लेस देन R4, इज लेस देन R5। और हमको एक चीज ये मालूम है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि E1 स्ट्रॉन्ग देन E2 स्ट्रॉन्ग देन E3 स्ट्रॉन्ग देन E4 स्ट्रॉन्ग देन E5। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा है पहले वाले में, दूसरे में कम, ऐसे करते करते पांचवें तक कम हो जाएगी। तो इस सरफेस पर देखिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कैसी है, अलग अलग है। हमने छोटा सरफेस मान लिया और ये मान लिया कि सारे के सारे ये छोटे वाले सरफेस जो हैं वो आपस में क्या है, इक्वल। DS2, DS3, DS4, DS5, ये सारे स्मॉल स्मॉल सरफेस आपस में इक्वल हैं। बट अंतर किसका आया, अंतर आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी का। अब इसी में हम ड्रॉ करते हैं एरिया वेक्टर। ये रहा इसका एरिया वेक्टर नंबर पहला, ये रहा इसका एरिया वेक्टर नंबर दूसरा, एरिया वेक्टर नंबर तीसरा, एरिया वेक्टर नंबर चौथा, एरिया वेक्टर नंबर पांचवा। तो यहां पर ये सारे के सारे एरिया वेक्टर हैं। अब यहां पर देखिए ये है एंगल नंबर θ1, ये है एंगल नंबर θ2, ये है एंगल नंबर θ3, ये है एंगल नंबर θ4 और ये है एंगल नंबर θ5। आप देख रहे हैं कि एंगल्स भी आपस में कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। एंगल भी आपस में कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। इसका मतलब इररेगुलर सरफेस में हमको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी का और दूसरा एंगल का। तो दो प्रॉब्लम हमको फेस करने पड़ने हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरा डिपेंड करना पड़ रहा है डिफरेंट एंगल्स। तो दो चीजें हमको फेस करनी पड़ रही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग हैं हर जगह पर और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। तो ऐसे सरफेस पर फ्लक्स निकाले कैसे? तो ऐसे में फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले फ्लक्स नंबर लेते हैं 1 को और वो ले लेंगे E1 DS1 cos θ1। फ्लक्स नंबर 2 ले लेंगे E2 DS2 cos θ2। तीसरा ले लेंगे E3 DS3 cos θ3। ऐसे करके हम लोग n नंबर ऑफ फ्लक्स निकाल लेंगे En DSN cos θn cos θn। अब ये सारे अलग अलग फ्लक्स हैं, हमको केवल पूरा सरफेस का फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस, लिंक्ड विथ सरफेस। तो इसके लिए हम लोग करेंगे साइक्लिक इंटीग्रल d phi e। ये सारे के सारे स्मॉल स्मॉल हैं, सारे के सारे d phi e इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल e ds cos थीटा, या हम बोल सकते हैं phi e इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल e ds cos थीटा। तो एक्चुअल में जब भी आपको इर्रेगुलर सरफेस मिलेगा तो इर्रेगुलर सरफेस के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला आपका होगा साइक्लिक इंटीग्रल e ds cos थीटा का, साइक्लिक इंटीग्रल e ds cos थीटा का। अब यही चीज आपको क्लोज्ड सरफेस में भी यूज करना है। क्लोज्ड का मतलब आपको समझना होगा पहले। तो क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? जैसे एक फुटबॉल जो होता है वो कैसा होता है? क्लोज्ड। अगर आप उसके अंदर लाइट जला दें तो लाइट बाहर नहीं आ पाएगी। एक क्यूबॉइड या बोल सकते हैं आपका एक
टंकी पानी भरने वाला हर जगह से बंद रहता है। अगर मैं पाइप वाले लाइन को बंद कर दूं तो क्लोज सरफेस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने इरेगुलर निकाला, फाई ई इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। ये किसके लिए फॉर्मूला हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया फ्लैट सरफेस के लिए। अदरवाइज अगर इरेगुलर सरफेस है या एंगल अलग अलग दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। क्या यूज करेंगे? सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको ये वीडियो हेल्पफुल हो और इस लॉकडाउन में आपके ये बहुत काम आ सके। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड नाइट।